इस वीडियो में हम जैव प्रक्रम का भाग 2 पढ़ेंगे। ये भाग 2 है। तो इसमें पहला टॉपिक हम पढ़ चुके थे, दूसरा टॉपिक है श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं, इसके प्रकार को बताइए। तो देखिए, पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री से ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकांगों में भोजन के विखंडन को ही कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यह तो हो गया इसकी परिभाषा, लेकिन समझने के लिए बस इतना ही याद रखना है कि कोशिकांगों में भोजन का विखंडन कोशिका श्वसन कहलाता है, ताकि ऊर्जा का उत्पादन हो सके। मतलब कि ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिकांगों में कोशिका भोजन का विखंडन ही कोशिकीय श्वसन कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। ठीक है, तो श्वसन क्या है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन का विखंडन ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। अब आएगा प्रश्न कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। तो इसमें पहले अंतर अगर वैसे आएगा तो हम चार्ट बना के करेंगे, लेकिन पहले इन दोनों को समझ लेते हैं कि है क्या। वायवीय श्वसन कोशिका के कोशिका द्रव्य में मौजूद कोशिकांग, आपको पता ही होगा कोशिका में कई सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है। तो ऐसे ही कोशिका के कोशिका द्रव्य में मौजूद कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन वायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के माइटोकॉन्ड्रिया में और कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होगा उसको बोलेंगे वायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में, ध्यान रखें वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, केवल कोशिका द्रव्य है। तो कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एंजाइम की मदद से ग्लूकोज का आंशिक विखंडन क्या कहलाएगा, अवायवीय श्वसन कहलाएगा। ये दोनों को आप समझिए, मतलब इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन होगा, और कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में और कोशिका द्रव्य दोनों में। और इसमें केवल कोशिका द्रव्य में होगा एंजाइम की मदद से, ऑक्सीजन इसमें उपस्थित नहीं रहेगा। अब देखिए, इनमें अंतर अगर आएगा तो चार्ट ऐसे बना करके लिखेंगे, पहला है वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, अगला इसमें ग्लूकोज का पूर्ण उपापचय होता है, मतलब उपचयन होता है। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है। बस इतना याद रखिएगा। यह कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है अवायवीय। इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब 36 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, केवल 2 एटीपी। ठीक है, जैसे यह मानव में होता है वायवीय श्वसन, और यह किस में होगा, अवायवीय ईस्ट में होता है। ठीक, अब देखिए मानव श्वसन तंत्र को समझाइए। तो श्वसन तंत्र का मतलब इसमें कौन कौन से पार्ट काम करते हैं ये बताना है हमको। सबसे पहले हम सांस लेते हैं, तो नास द्वार के द्वारा, नास द्वार से ग्रसनी, ग्रसनी से कंठ में, कंठ से श्वास नली, श्वास नली से होते हुए श्वसनी में, श्वसनी से श्वसनिका में, श्वसनिका से फेफड़े में, फेफड़े से कुपिका कोष में, और कुपिका कोष से रुधिर वाहिकाओं में। यही रुधिर वाहिकाओं में जाकर के जब ब्लड से ऑक्सीजन मिल जाता है तो शुद्ध रक्त हमें शरीर को मिल जाता है। अब आइए अगला सवाल है, मानव श्वसन क्रियाओं के नाम बताइए और इनमें अंतर बताइए। तो जो हम श्वसन करते हैं तो कितनी तरीके की क्रियाएं होती है। तो मानव श्वसन में दो क्रियाएं होती हैं, एक होता है अंतः श्वसन और एक होता है उच्च श्वसन। अंतः श्वसन का मतलब जो हम सांस लेते हैं, बस इतना समझिए, अंतः श्वसन का मतलब सांस लेते हैं, और उच्च श्वसन का मतलब सांस को छोड़ते हैं। तो अंतः श्वसन और उच्च श्वसन में अंतर, इसमें वच्छी हुआ फैलती है, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो सीना हमारा चौड़ा होता है, तो अंतः श्वसन में वच्छी हुआ फैलती है, और उच्च श्वसन में वच्छी हुआ अपने मूल आकार में आती है, मतलब शिथिल हो जाती है। पसलियों में संलग्न पेशियाँ सिकुड़ती हैं, और इसमें संलग्न पेशियाँ जो होती हैं शिथिल हो जाती हैं, अपने नॉर्मल आकार में आ जाती है। इसमें वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारा सीना ऊपर की तरफ या बाहर की ओर गति करता है, और इसमें वक्ष अपने नॉर्मल पुनः उसी स्थान में आ जाता है। इसमें गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भरती है, ध्यान रखिएगा बस। इसमें जब हम अंतः शोषण करते हैं तो वायु फेफड़ों में भरती है, और इसमें क्या होता है, वायु का दाब बढ़ जाता है, जिससे वायु जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिल करके फेफड़ों से बाहर निकलती है। जब हम सांस को छोड़ते हैं तो उसमें CO2 की मात्रा यहीं बढ़ जाती है, बाहर निकलती है। ये दोनों में अंतर। अब हमारा श्वसन वाला खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक है संवहन। अब संवहन देखिए, इसी को परिवहन भी बोलते हैं। संवहन तंत्र को समझाइए और मानव में संवहन तंत्र के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं। तो देखिए, संवहन तंत्र, इसी को परिवहन तंत्र बोलते हैं। तो मानव में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र ही क्या कहलाता है, संवहन तंत्र। मतलब कि मानव के शरीर के अंदर भोजन, ऑक्सीजन, अन्य आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति करने वाला तंत्र कौन सा तंत्र कहलाता है, संवहन तंत्र कहलाता है। इसके मुख्य अवयव कौन से, मतलब कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो पार्ट इस भाग लेते हैं संवहन में। एक है हृदय, दूसरा है रक्त नलिकाएं, और तीसरा है वहन का माध्यम। तो हृदय, अब इसमें एक टॉपिक है, हृदय पढ़ेंगे। रक्त नलिकाएं में इसमें धमनी और सिरा है, और वहन माध्यम इसमें रक्त और लसिका है, किसके माध्यम से पहुंचता है। ठीक है, अब देखिए पहला जो इसमें तंत्र में, संवहन तंत्र में हृदय। तो मानव हृदय के कार्य संरचना को समझाइए। तो मानव हृदय एक पेशी अंग है। ठीक है, एक पेशी अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। ये ध्यान रखिएगा, इसका आकार कैसा होता है, बंद मुट्ठी की तरह से होता है।
हृदय शरीर में एक पंप की तरह कार्य करता है। जैसे हम साइकिल में हवा भराते हैं पंप से, या बलून में जब हम पंप की तरह से हवा भरते हैं, तो उसी तरह से पंप की तरह से ये कार्य करता है, जिससे पूरे शरीर में रुधिर परिसंचरण होता है। मतलब जब यह पंप करता है तभी पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। बस इतना ही इसका काम है कि पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करना हृदय का काम है। अब इसकी संरचना कैसे हो देखिए मुट्ठी, इतना कठिन फिगर आपको नहीं बनाना है, बस इतना समझिए इसमें 4 चेंबर होते हैं। ये पीला वाला दायां आलिंद है, ये ऊपर वाले ये दायां आलिंद और ये बायां आलिंद, नीचे वाले को नीले बोलते हैं, ये दायां नीले और ये बायां नीले, ठीक है। ऊपर जो जिससे अशुद्ध रक्त आता है, हमारे शरीर से जो अशुद्ध रक्त हृदय में प्रवेश करता है वो होता है महाशिरा, और जिससे शुद्ध रक्त जाता है इसको बोलते हैं महाधमनी। ये फुसफुस धमनी और फुसफुस शिरा, इसको आप लोग याद करिएगा। देखिए धमनी में तो हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो फुसफुस धमनी होती है, फुफ्फुस धमनी होती है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। अशुद्ध रक्त इसलिए कि यह हृदय के फेफड़े को पहुंचाती है, हृदय से फेफड़े को पहुंचाती है। और फुसफुस शिरा जो होता है, शिरा में हमेशा शुद्ध रक्त रहता है, लेकिन इसमें फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त होता है, बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि फेफड़े से हृदय तक आता है, इसी के माध्यम से ब्लड आता है इसमें। तो 4 चेंबर होते हैं, दायां आलिंद दायां नीलय, बायां आलिंद बायां नीलय। ये होता है अशुद्ध रक्त महाशिरा से प्रवेश करेगा, शुद्ध रक्त महाधमनी से वापस जाएगा, फुसफुस धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त होता है, और फुसफुस शिरा जिसमें शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। इन दोनों को जो दायां नीलय, ये नीलय और इनको पार्टीशन करने का काम करता है जो विभाजक दीवार के द्वारा। ये जो विभाजक दीवार है ये इसकी संरचना है, बस मोटा मोटी ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। अब आइए हृदय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव काम आएंगे। रक्त को पंप कौन करता है, तो हृदय करता है। हृदय में कितने चेंबर या कक्ष होते हैं, तो 4 होते हैं। इसका वजन कितना होता है, 300 ग्राम, लगभग 250 से 300 ग्राम, ठीक है, 300 ग्राम याद रखिएगा। हृदय के बाईं ओर क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाईं ओर क्या होता है, शुद्ध रक्त। जैसे देखिए हृदय के बाईं ओर कौन सा, शुद्ध रक्त, और हृदय के दाईं ओर अशुद्ध रक्त, ठीक। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने। हृदय में रक्त प्रवेश करता है किसके द्वारा, महाशिरा से, आपने देखा ये महाशिरा से हृदय में अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है, ठीक है। अब आइए ईसीजी, यह हार्ट का एक टेस्ट है, तो ईसीजी का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यह हार्ट से संबंध पूछेगा, ईसीजी संबंधित है तो कर, यह हृदय से संबंधित, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। 1 मिनट में रक्त का परिवहन होता है, कितने लीटर रक्त का परिवहन होता है, लगभग 5 लीटर का रक्त का परिवहन होता है। जार्विक सेवन, ऐसे पूछ देगा कि जार्विक सेवन क्या है, तो जार्विक सेवन एक कृत्रिम हृदय है, ठीक है। या पूछेगा निम्नलिखित में से कृत्रिम हृदय कौन है, तो जार्विक सेवन। और 1 मिनट में हृदय धड़कता है कितना बार, 72 बार। हृदय में रक्त परिवहन की प्रक्रिया को समझाइए, मतलब रक्त कैसे कैसे प्रवाहित होता है उसको बताना है। तो सबसे पहले शरीर का अशुद्ध रक्त महाशिरा से होते हुए कहा जाता है दाएं आलिल में, दाएं आलिल से दाएं नीले में जाएगा, मतलब उसके नीचे, दाएं नीले से फेफड़े में जाएगा, फेफड़े से, फेफड़े में जब जाने के बाद वहाँ पे ऑक्सीजन इसमें मिक्स हो जाएगा तो रक्त शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध रक्त कहाँ आएगा, हृदय के बाएं भाग में, और बाएं भाग से फिर महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में चला जाएगा। मतलब महाशिरा, दायां आलिल, दायां नीले, फेफड़ा, ऑक्सीजन, फेफड़ा ऑक्सीजन युक्त रक्त यहाँ मिल जाएगा, और फिर यह हृदय के बाएं भाग में आएगा, और बाएं भाग से महाधमनी के होते हुए पूरे शरीर में चला जाएगा। अब अगला टॉपिक है उत्सर्जन। उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन क्रिया क्या है, और मानव में उत्सर्जन तंत्र को समझाइए। तो उत्सर्जन क्रिया क्या है, जीवों के अंदर उपापचयी क्रियाओं द्वारा बने हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का शरीर के बाहर निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। कुल मिला के बस इतना ही याद रखिएगा, शरीर के अंदर हानिकारक पदार्थों का शरीर के बाहर निष्कासन ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन। मतलब शरीर के बाहर हानिकारक पदार्थों का निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। अब मानव में उत्सर्जन तंत्र, तो मानव में उत्सर्जन तंत्र कौन कौन से, एक है एक जोड़ी वृक्क, इसी को गुर्दा भी बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे, एक जोड़ी वृक्क होता है, ठीक है। एक मूत्रवाहिनी होती है, एक मूत्राशय होता है, और एक मूत्र मार्ग होता है, ठीक है। ये उत्सर्जन तंत्र है। बेसिकली इसका वृक्क का काम क्या है कि रक्त से हानिकारक पदार्थों को छानना, जिससे मूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। वृक्क का इतना ही काम है कि इससे जो हमारे खून है, उस खून में जो हानिकारक पदार्थ है उन्हीं को छान करके अलग करता है, और छना हुआ भाग होता है वही क्या होता है, मूत्र कहलाता है, ठीक है। वृक्क की कुछ इंपॉर्टेंट वृक्क से संबंधित कुछ तथ्य हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, वृक्काणु कहलाती है, ठीक है, वृक्काणु। एक स्वस्थ मानव द्वारा प्रतिदिन लगभग 1.2 लीटर मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की बीमारी नहीं है तो उसके द्वारा प्रतिदिन लगभग कितना लीटर मूत्र का उत्सर्जन, तो 1.2 लीटर का। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मूत्र में क्या पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा यूरिया, इसी के कारण दुर्गंध भी आती है, ठीक है। मूत्र में यूरिया पाया जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा ब्लड से संबंधित, रक्तदाब को बताइए, जिसको बोलते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर, इसी को समझाना है। तो रुधिर वाहिकाओं या नलिकाओं जिसके माध्यम से खून बहता है, ब्लड बहता है, तो जिस नलिकाओं के माध्यम से बहता है तो उनकी नलिकाओं की भित्ति या दीवारों के विरुद्ध जो दाब लगता है उसी को कहते हैं रक्तदाब। जैसे ये मान लीजिए नलिका है और इसमें ब्लड जो बह रहा है, तो इन रक्त के द्वारा इस जो दीवार पे दाब लगाया जा रहा है उसी को बोलते हैं रक्तदाब, ठीक है।
सामान्य रक्तदाब का मान 120/80 होता है, mmHg में नापते हैं इसको रक्तदाब को। तो 120/80 ये सामान्य है, मतलब आदर्श स्थिति है। अगर इससे ज़्यादा है, जैसे कि 140/90 हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हाई बीपी। और 120/80 से कम हो जाएगा, मतलब 90/60 हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे लो बीपी। ठीक है। अब आइए रक्त नलिकाओं या वाहिकाओं के बारे में बताइए, वही जिनके माध्यम से रक्त हमारे शरीर में प्रवाहित होता है। तो जिनके माध्यम से रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक तथा विभिन्न अंगों से हृदय तक पहुंचता है, रक्त वाहिकाएं कहलाती हैं। मतलब कि हमारे शरीर में जो रक्त है हृदय से पूरे शरीर में और पूरे शरीर से हृदय में जिसके माध्यम से पहुंचता है, उन्हीं को ही रक्त नलिकाएं, रक्त वाहिकाएं कहलाती हैं। यह दो प्रकार की होती है, एक है धमनी और दूसरा है सीरा। आप लोग इसको पढ़े ही होंगे। धमनी धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त अधिक दाब के साथ बहता है। ठीक है, क्योंकि फेफड़े से सीधे शरीर में पहुंचता है, तो फेफड़े से उसमें आएगा हृदय में, और हृदय पंप करके पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो ये कौन सा रक्त होता है, धमनी में शुद्ध रक्त होगा। लेकिन सीरा में क्या होगा, अशुद्ध रक्त होगा, और इसमें दाब अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। तो वही इसमें है 120/80 जो लिखा रहता है, तो 120 ये होता है और 80 ये होगा। ठीक है। धमनी का रंग कैसा होता है, लाल होता है, और सीरा का रंग नीला होता है। तो ध्यान रखिएगा, अशुद्ध वाला नीला और शुद्ध वाला लाल। ठीक। धमनी की दीवारें मोटी होती है, क्योंकि इसमें दाब अधिक होता है, तो मोटा चाहिए ताकि ये नसें फटे ना। तो धमनी की दीवारें मोटी होती है और लचीली होती है, और सिरा की दीवारें पतली होती है और ये भी लचीली होती है। ठीक है। धमनी में कपाट या वाल्व नहीं पाए जाते हैं और सिरा में कपाट पाए जाते हैं। पहले चैप्टर में इतना ही है, इसके बाद से इसके सारे ऑब्जेक्टिव मैं अगले वीडियो में करा दूंगा।